हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो ये देखो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड चैप्टर क्या? अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर कर रखा है, और फर्स्ट लेक्चर अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हमारी जो आईज है, ये जो हमारी ह्यूमन आईज है, ये किस तरह से ये वर्क करती है, इनका वर्किंग मैकेनिज्म हमने समझा था, और आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हमने समझा था उसके अंदर। ठीक है, और वहां पर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से आई के अंदर डिफेक्ट होता है, और वो डिफेक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस करा था। और वहां पर हमने दो डिफेक्ट मेजरली कवर करा था। एक अपना जो है कैटरैक्ट होता है, जिसको मोतियाबिंद आप बोलते हो, और दूसरा अपना जो डिफेक्ट होता था, जिसको हम लोग बोले थे नियर साइटेडनेस या मायोपिया। ठीक है, तो उन दोनों डिफेक्ट को हमने देखा था, और उनके करेक्शंस भी हमने देखे थे कि किस तरह से हम उन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट जो है वो डिफेक्ट, जो कि हमारे आंख के अंदर नेक्स्ट डिफेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। तो मेजरली हमारे आंख के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं। एक तो हमने देखा था जो कि है अपना नियर साइटेडनेस, दूसरा आज देखेंगे जो कि है फार साइटेडनेस, और इसके बाद एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेजरली तीन डिफेक्ट ज्यादातर देखने को मिलते हैं ह्यूमन आई के अंदर, जिसमें से एक हमने कवर कर रखा है, बाकी के दो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फार साइटेडनेस जो होता है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो हम समझेंगे कि फार साइटेडनेस जो होता है इसको क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो फार साइटेडनेस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो भी इंसान होगा, जो भी ह्यूमन होगा, उसकी साइड फार की हो गई है। ठीक है, फार साइड का मतलब क्या है कि जो भी वो देख पा रहा है वो केवल फार ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाएगा। मैं बोल क्या रहा हूँ जरा समझेंगे। जैसे मान लो सपोज करते कि हमारी आंख है, ठीक है, तो कितनी खूबसूरत आंखें मैंने बना दी। अब हमको पता है कि हमारी आंख के लिए जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है, हमारी आंख के लिए जो नियर पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? नियर पॉइंट। ठीक है, तो वो जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फार पॉइंट जो होता है वो हमारी आंख के लिए कितना होता है? तो हमारी आंख के लिए जो फार पॉइंट होता है वो फार पॉइंट कितना हमने इमेजिन किया था, कितना कंसीडर करते हैं हम लोग? इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ये, फिर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में अगर देखा होगा तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता होगा कि हमारी आंख में जो देखने का जो रेंज होता है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट तक होता है। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन ये जो रेंज होता है ये एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए है, जहां पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होता उसके लिए है। अगर आपकी आंख में डिफेक्ट है और अगर वो डिफेक्ट फार साइटेडनेस है, तो उस केस में क्या होता है? फार साइटेडनेस का मतलब आपकी साइट जो है वो फार की हो गई है। उस केस में इस आंख को क्या होगा, इस आई को, इस ह्यूमन को क्या होगा? जो फार ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होंगे, जो नियर रखे हुए ऑब्जेक्ट होंगे, वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। और इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, और मायोपिया का जस्ट उल्टा है। मायोपिया में नियर साइटेडनेस में क्या होता था, वहां हमारा जो विजन होता था वो नियर का हो गया था, हमको नियर ऑब्जेक्ट दिखते थे, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं विजिबल होते थे। लेकिन यहाँ जस्ट उसका उल्टा होता है। फार साइटेडनेस में क्या होगा, हमारा विजन फार का होगा, हमको फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट जो हमारे नियर होगा वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, यानी कि कॉज ऑफ डिफेक्ट समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का कॉज क्या है, और फिर उसके बाद इसका करेक्शन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं उसको। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नॉर्मल ह्यूमन आई बनाता हूं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई में क्या होता है पहले वो देखेंगे हम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो डिफेक्ट होता है आई के अंदर उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो देखो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हम आई को जल्दी से बना लेते हैं। तो एक आई का डायग्राम हम रफ रफ सा बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आई है और ये उसके अंदर का आई लेंस है, तो टेढ़ा मेढ़ा सा बना लेते हैं जल्दी से। चलिए, अब नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका, देखो जो प्रॉब्लम होती है वही हम जो है उसी से हम रिलेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फार साइटेडनेस है ना, तो यानी फार उसकी साइड सही है, फार की साइड सही है, नियर की साइड में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ह्यूमन आई में देखते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन आई जो कि हेल्दी आई है, जिसके अंदर डिफेक्ट नहीं है, उसके अंदर चेक करते हैं क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत फार रखा है आपसे, फार पॉइंट पे रखा है। ठीक है, मतलब फार ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब इन्फिनिटी पे सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। देखते हैं कि क्या हम उसको देख पाते हैं और कैसे देख पाते हैं, उसको समझेंगे। तो जब भी इन्फिनिटी से लाइट आती है हमारी आईज के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट इन्फिनिटी से आती है वो ऑलमोस्ट कैसी आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, वो लाइट, जो भी लाइट इन्फिनिटी से आती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है हमारी आईज के लिए। ठीक है, हमारी आईज की जो, हमारे आंख के अंदर का जो लेंस है,
क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल लेंस होता है, तो उसके लिए जो लाइट उसके ऊपर आती है इन्फिनाइट से वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। अब ये जो लाइट होती है ये क्या करता है, लेंस उसको रेटिना पर ले जाके ऐसे फोकस करता है। यहाँ पर क्या होता है, अपना रेटिना होता है, और रेटिना पर लाइट को क्या करता है, लेंस अपना फोकस कर देता है। और जैसे ये रेटिना पर लाइट फोकस होती है तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको इमेज मिल जाता है। रेटिना पर हमको उस ऑब्जेक्ट का, उस फार ऑब्जेक्ट का इमेज आसानी से क्लियरली विजिबल होता है, दिखाई देने लगता है। ठीक है, अच्छा अब नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट उठा के कोई नियर पॉइंट पर ला के रख दे यहाँ पर, ठीक है, ओ पॉइंट पर ला के रख दे। ठीक है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट उठा के आप पास में रखेंगे वैसे ही ये जो लेंस आपको पहले ऐसा दिख रहा था, इस लेंस का कर्वेचर जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देखो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आइज के पास आता है, जैसे मैं इस मार्कर को अभी दूर रख के आपसे देख रहा हूँ, जब ये मार्कर दूर होता है तो उस केस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपसे दूर होता है उस केस में आप रिलैक्स होकर उसको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आंख का जो लेंस होता है उस समय वो सबसे नॉर्मल कंडीशन में रहता है, कम पावर में रहता है, सिलियरी मसल एकदम रिलैक्स रहती है। ठीक है, लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट आपकी आइज के पास आता है उस केस में क्या होता है, अब लेंस को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सिलियरी मसल उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि उसकी पावर बढ़ जाए और वो पास वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली रेटिना पर फोकस कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से आंखों में पेन भी होने लगता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे ही लेंस जो है ये क्या होगा, इसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं डैश डैश करके दिखा दे रहा हूँ, लेंस का कर्वेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब मोटा हुआ लेंस क्या करेगा, जो भी लाइट इससे आएगी इस ऑब्जेक्ट से, जैसे सपोज करो ये लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट आएगी इस ऑब्जेक्ट से, इसको क्या करेगा, फिर अगेन कहाँ फोकस कर देगा, रेटिना पर फोकस कर देगा। ठीक है, तो इस नियर ऑब्जेक्ट की भी, ये नियर ऑब्जेक्ट है अपना। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट था, फार ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो फार ऑब्जेक्ट की भी इमेज रेटिना पर बन गई और नियर ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहाँ बन गई, रेटिना पर बन गई। लेकिन इसके लिए लेंस ने क्या किया, लेंस ने अपनी पावर को एडजस्ट किया है। जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे था, बहुत दूर था, उस समय लेंस जो था उसका कर्वेचर कम था, उसकी पावर कम थी। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट पास आया उस केस में लेंस ने अपनी कर्वेचर बढ़ाई, अपनी पावर बढ़ाई ताकि वो इसको फोकस कर पाए। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पास होता है जिससे लाइट ऐसे देखिए डाइवर्जिंग लाइट आती है, डाइवर्जिंग लाइट को फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लेंस क्या करता है, अपनी पावर को बढ़ा लेता है, तब जाके लाइट फोकस हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई की केस है। कौन सा केस है ये, नॉर्मल हेल्दी आई है ये। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी आई की ये कंडीशन है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल हेल्दी आई है तब तो ये होगा, लेकिन हमको तो समझना है डिफेक्ट आइज के अंदर, और वो भी फार साइटेडनेस हम समझने वाले, जहाँ पर फार साइट हो जाएगी, नियर साइट में प्रॉब्लम होती है, तो उसको जरा समझेंगे उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। तो उसके लिए अगेन मैं एक आई का फिर से डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से। तो अब देखो फार साइटेडनेस में क्या होगा उसको हम इसके अंदर समझेंगे। ये जो आई मैं बना रहा हूँ ये कौन सी आई होगी, ये डिफेक्टेड आई होगी। कौन सी आई, डिफेक्टेड आई। ठीक है, तो आइए डिफेक्टेड आई को एक बार समझते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊँ, यहाँ पर कॉज क्या है इस प्रॉब्लम के होने का, इस डिफेक्ट के होने का जो कॉज है वो क्या है, तो वो मेजरली अभी मैं आपको समझा देता हूँ, जरा इसको समझेंगे। इसे तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि कॉज क्या है, लेकिन इसको समझ के पहले देखेंगे फिर उसके बाद समझेंगे कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो बना लेता हूँ अच्छे से मैं पहले। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो फिर से अगेन हम क्या करेंगे, हम एक फार ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। फार ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम देखने वाले। तो फार ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो कैसी आती है, ऑलमोस्ट पैरेलल आती है। तो ये पैरेलल लाइट को मैं लेंस के ऊपर इंसिडेंस करा लेता हूँ, आई के ऊपर इंसिडेंट करा लेता हूँ। ठीक है, अब पैरेलल लाइट को क्या करेगा, ये लेंस फोकस कर देगा कहाँ पर ले जाके, रेटिना पर ले जाके फोकस कर देगा। ये रेटिना पर ले जाके लेंस को, अरे लेंस ने लाइट को क्या किया, फोकस कर दिया। तो मेरे को ये फार ऑब्जेक्ट क्योंकि रेटिना पर फोकस हो गया है तो मेरे को दिखाई देगा, वो भी क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखने वाला है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, जिसकी आंख में फार साइटेडनेस होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसके आंख में ये होता है कि ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो सिलियरी मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, थोड़ी रिलैक्स करने लगती हैं। जब वीक हो जाएंगी मसल, उस केस में क्या होता है, ये लेंस पर अपनी पकड़ ढीली कर देती हैं। जब लेंस पर ही पकड़ ढीली कर देंगे सिलियरी मसल, थोड़ा अपना काम सही से नहीं कर रही, वो एक तरह से समझ सकते हो सिलियरी मसल जो है वो लापरवाह हो गई है। ठीक है, तो वो उनका काम क्या था, उनका काम था कि जब भी हम फार ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लेंस को रिलैक्स कंडीशन में रखना है, और जैसे ही नियर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लेंस को उस समय थोड़ा सा उसकी पावर को इंक्रीज करना, कर्वेचर इंक्रीज करना है। लेकिन क्योंकि जो सिलियरी मसल्स है वो आलसी हो गई हैं, या उनकी आइज में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जिनकी आंख में ये डिफेक्ट होगा, उनकी आंख में ऐसा होता है कि सिलियरी मसल थोड़ी वीक हो जाती है। इससे क्या होता है, वो अपनी फोकस को, जो लेंस होता है उसके फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, लेंस का कर्वेचर कम ही रह जाता है, उसका कर्वेचर बढ़ नहीं पाता है।
अब लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा नहीं अगर, तो जो भी नियर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको फोकस करना हमारे लेंस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कोई नियर ऑब्जेक्ट मैं ले लूँगा, यहाँ पर सपोज करो ये एक नियर ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ओ यहाँ पर एक नियर ऑब्जेक्ट ओ है। अब इससे अगर लाइट भेजूंगा लेंस के ऊपर तो ये लाइट कैसी होती है, देखो डाइवर्जिंग लाइट होती है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नियर रखा होता है तो उससे लाइट जो आती है वो डाइवर्जिंग लाइट आती है, ऐसे डाइवर्ज होकर आ रही है, बिखर के आ रही है। ये मेरा नियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नियर ऑब्जेक्ट से जब लाइट डाइवर्जिंग आती है तो इस डाइवर्जिंग लाइट को मोड़ने के लिए अब मेरे लेंस की पावर को बढ़ना पड़ता है। अगर पावर नहीं बढ़ेगी लेंस की तो ये लाइट को फोकस रेटिना पर नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि मेरी आइज में डिफेक्ट आ गया, सिलियरी मसल्स ये काम कर नहीं पा रही है, वीक हो गई है, लेंस का कर्वेचर कम हो गया है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो लाइट है ये फोकस तो करने की कोशिश करता है लेंस, लेकिन फोकस बेचारा पीछे कर देता है, यहाँ ले जाके कहीं यहाँ पर इमेज बना देता है। ठीक है, क्योंकि आइज में डिफेक्ट आ गया है, सिलियरी मसल्स वीक हो गई है, लेंस का कर्वेचर कम हो गया है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो लेंस उसकी पावर कम हो गई है, जिस वजह से ये लाइट को फोकस तो करता है लेकिन हमारे रेटिना के पीछे फोकस कर देता है। और जब रेटिना के पीछे फोकस करता है तो मेरे को इमेज दिखाई तो देता है लेकिन वो इमेज उतना क्लियर नहीं होता है। तो इसी डिफेक्ट का ही नाम है फार साइटेडनेस, जिसमें आपको फार ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होंगे, दिखाई देंगे, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। इसकी मेन दो वजहें जो लिखी जाती हैं बुक के अंदर वो क्या है? पहली वजह जो लिखी जाती है, पहला रीजन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि लेंस का जो कर्वेचर है वो कम हो गया है, यानी लेंस की पावर कम हो गई है। सिंपली आप समझ सकते हो, लेंस की पावर कम हो गई जिससे फोकल लेंथ बढ़ गई है। पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, P = 1/f होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो क्योंकि लेंस की पावर कम हो गई है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये पहले यहाँ फोकस करता था, अब उससे बढ़ा के हमारी रेटिना के पीछे फोकस कर देगा, जिससे हमको इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। तो पहली मेन वजह बोल सकते हैं आप कि कर्वेचर डिक्रीज कर गया है लेंस का, या पावर जो है वो डिक्रीज कर गई है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी वजह लोग ये बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है, ये जहाँ इमेज बना है, ये जहाँ इमेज बना है वो रेटिना पर ही बना था, लेकिन हमारी आईज ही छोटी हो गई है। सपोज करो कि हमारी आईज का शेप अगर इतना बड़ा रहा होता है, ऐसे, ये हमारी आईज का ये शेप है, हमारी आई का ऐसा जो आई बॉल है, अगर वो इतना बड़ा रहा होता, हमारा आई बॉल ही इतना बड़ा रहा होता, तो ये रेटिना पीछे होता। अरे पहले ये आई बॉल इतना बड़ा था तो रेटिना यहाँ था, पीछे वाला साइड रेटिना होता है स्क्रीन। अगर आई बॉल ही बड़ा रहा होता ऐसे तो रेटिना यहाँ होता और वहीं पर इमेज बनी है तो मेरे को इमेज क्लियरली दिखती। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि मेरी आई का बॉल ही छोटा हो गया, आई बॉल छोटा हो गया होगा, आई बॉल छोटा होने से रेटिना सरक के आगे आ गया, जिससे इमेज पीछे चला गया ऑटोमेटिक और क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये दूसरी वजह जो है वो लोग बोलते हैं कि आई बॉल जो है वो साइज में छोटा हो गया होगा। एक तो ये रीजन है, और दूसरा लेंस का कर्वेचर या लेंस का पावर कम हो गया होगा, तब जाके फार साइटेडनेस आपको देखने को मिलता है आई के अंदर। ठीक है, तो ये मेन दो वजह हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, नहीं तो ये डायग्राम थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। चलिए, तो ये दो मेन वजहें थी जिसकी वजह से फार साइटेडनेस आईज के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे हम? तो इसका करेक्शन करने के लिए मेरे को क्या करना है, देखो मेरे को फार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फार ऑब्जेक्ट है वो एकदम क्लियरली विजिबल है, क्योंकि जब फार ऑब्जेक्ट होता है तो उसे लाइट पैरेलल आती है और पैरेलल लाइट को कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो जो प्रॉब्लम है उसी का करेक्शन करेंगे हम। तो फार में मेरे को प्रॉब्लम नहीं, तो फार वाली लाइट को मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ। आप अलग से बनाइएगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज है, यहाँ बना दूंगा तो थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैं यहाँ रफ कर लेता हूँ। तो फार में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये फार वाला डायग्राम जो है वो रफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, नियर में प्रॉब्लम है तो नियर वाले को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, करेक्शन यहाँ करेंगे हम लोग नियर में। ठीक है, चलिए, तो ये अब देखेंगे आप, रफ कर लेने दो मुझे एक बार। ठीक है, चलिए, तो देखिए नियर ऑब्जेक्ट जो था उससे जो लाइट ऐसे आ रही थी बिखर के, नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट ऐसे बिखर के आ रही थी वो रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, यही प्रॉब्लम है मेन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे ये इमेज कहाँ पर आकर बने, रेटिना पर बने। अगर ये इमेज रेटिना पर आकर बन जाती है तो मेरे को वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे कि हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये इमेज यहाँ बने। इमेज यहाँ कैसे बनेगी, उसके लिए लेंस को थोड़ा सा उसकी पावर बढ़ाना पड़ेगा। लेंस की पावर जब बढ़ेगी तो लेंस क्या करेगा, लाइट, अब लेंस की पावर बढ़ना मतलब फोकल लेंथ घटना। अभी इसकी फोकल लेंथ इतनी ज़्यादा है इसलिए रेटिना के पीछे चला गया, अगर हम फोकल लेंथ कम करके यहाँ तक ला देंगे तो रेटिना तक इमेज बन जाएगा और मेरे को क्लियरली दिखाई देगा। अब इसकी फोकल लेंथ कम करना मतलब पावर बढ़ाना। फोकल लेंथ पार इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
इधर लिख देता हूँ, पार इक्वल्स टू 1/f होता है। अगर फोकल लेंथ कम करनी है तो पार बढ़ानी पड़ेगी। अभी फोकल लेंथ ज़्यादा है, देखो इमेज जहाँ फोकस हो रहा है वो इमेज पीछे जाकर रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, फोकल लेंथ बड़ी है, मेरे को फोकल लेंथ कम करके रेटिना पर लाना है। फोकल लेंथ कम करना है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जो कि ऐसा लेंस यूज़ करना है जो पावर बढ़ाने के काम आता हो, जिसका पावर प्लस होता हो। अब प्लस पावर का लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऐसा ही लेंस जैसा आईज के अंदर है ऐसा ही एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाहर चश्मे में इसको पहनते हैं हम लोग, तो एक कॉन्वेक्स लेंस अगर बाहर लगा दूं मैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस में होती है, तो ये पावर और इसकी पावर दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, ओवरऑल पावर इंक्रीज कर जाएगी। और अगर ओवरऑल पावर इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, और अगर डिक्रीज कर जाएगी फोकल लेंथ तो हो सकता है इमेज रेटिना पर बन जाए, हो नहीं सकता, हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे ही कि यहाँ पर इमेज हमारे रेटिना पर आके बन जाए और हमको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस हमने क्या किया, यूज कर लिया, ठीक। अब जैसे ही मैं कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा तो अब क्या होगा जरा समझना। तो सबसे पहले जो लाइट इसके ऊपर आई है, ये जो लाइट ऐसे डाइवर्जिंग लाइट इसके ऊपर आई थी, ऐसे डाइवर्जिंग लाइट, ये क्या करेगा, अभी ये लेंस ना होता यहाँ पर, सपोज करो ये लेंस नहीं है, तो अगर ये लेंस यहाँ पर नहीं होता, मैं इसको थोड़ा छुपाने की कोशिश करता हूँ, छुप जा, चल, ये लेंस अगर यहाँ नहीं होता तो ये लाइट ऐसे आती सीधी और यहाँ पर जाके फोकस होती, लेकिन क्योंकि यहाँ लेंस मैंने लगा दिया तो अब क्या होगा, अब जरा समझना। अब ये लाइट जो ऐसे जा रही थी अब ये ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ये लेंस का काम क्या है, लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, तो अब ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसको रफ कर लेते जल्दी से, चलिए ये रफ हो जा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस पहले ही लगा दिया, तो ये क्या करता है, जो भी लाइट इसके ऊपर आती है थोड़ा सा इसको पहले इस तरह से मोड़ देगा, इस तरह से, ऐसे इस तरह से, हाँ जी, अरे ये डाइवर्जिंग, अरे सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है, तो जो भी लाइट इसके ऊपर ऐसे आती है उसको पैरेलल, सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, तो अगर फोकस से लाइट आती है तो पैरेलल हो जाती है, ये वो वाला केस समझ लो आप। तो जो भी लाइट इसके ऊपर आएगी ये थोड़ा सा उसको मोड़ देगा, मैंने पैरेलल दिखा दिया, पैरेलल नहीं होता थोड़ा सा मोड़ देता है, तो ये लाइट को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देगा। जो लाइट ऐसे बिखर के आ रही थी इस लेंस ने क्या किया, आधा काम कर दिया, लाइट को थोड़ा सा सीधा कर दिया है। अब ये जो सीधी लाइट आएगी इसको ये फोकस कर लेगा, क्यों, क्योंकि जो सीधी लाइट आती है वो इसको क्या लगेगा, इसको ऐसा लगेगा ये जो सीधी लाइट आ रही है ये कहाँ से आ रही है, हमारी आईज को ऐसा फील होगा कि जो सीधी लाइट आ रही है ऑलमोस्ट कहाँ से आ रही होगी, फार पॉइंट से आ रही होगी, कहीं सपोज कर लो इन्फिनिटी से आ रही होगी, कहाँ से आ रही होगी, इन्फिनिटी से आ रही होगी, और इन्फिनिटी फार पॉइंट है, ठीक है। अब मेरे आँख को अगर आपको पता हो फार साइटेडनेस में फार की साइड मेरी सही है, नियर की साइड में प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि मेरी आईज को ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट असल एक्चुअल में देखो क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इससे लाइट ऐसे बिखर के आ रही थी, लेकिन इस लेंस ने क्या किया, इन बिखरी हुई लाइट को ऐसे ऑलमोस्ट पैरेलल किया। अब मेरी आईज को ऐसा फील होगा कि ये दोनों लाइट जो है ये उधर कहीं से आ रही है, ये उधर से कहीं से आ रही है, यानी मेरे को ये ऑब्जेक्ट कहीं उधर दिखेगा, और जैसे ये ऑब्जेक्ट उधर फार पे मेरे को दिखाई देगा तो अब मेरा काम बन गया। अब जैसे ही कोई लाइट फार पॉइंट से आती है तो उसको फोकस कर लेता है लेंस, अगर आपको पता हो तो। अब ये लेंस भले ही कमजोर था, लेकिन क्योंकि लाइट अब ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई है तो पैरेलल लाइट को फोकस करना इसको आता है, ठीक है। ये पैरेलल लाइट को फोकस कर लेता है, और अब की बार जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा, ठीक है। तो फार साइटेडनेस में यही हो रहा है। हमने विजन को कैसे करेक्ट किया, देखो हमने आँख को अपने चूतिया बना दिया एक तरह से, कैसे, आँख को ही चूतिया बना दे रहे हो। यहाँ पर हमारी आईज को ये मालूम ही नहीं चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट नियर पे रखा हुआ है। जैसे ही आप ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हटाएंगे वैसी प्रॉब्लम स्टार्ट, आईज को पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी इमेज पीछे बन जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया, एक चश्मा पहन लिया कॉन्वेक्स लेंस वाला। अब जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनेंगे आप, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी उसको ऐसे भेजेगा हमारी आईज के ऊपर कि हमारी आईज को लगेगा ये ऑब्जेक्ट कहीं उधर फार पॉइंट पे, फार कहीं दूर रखा हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो उससे जो लाइट आती है वो आराम से फोकस हो जाती है रेटिना पर, जिसकी वजह से हमारी आईज जो है उस लाइट को आराम से फोकस कर लेंगी और हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा। तो किस तरह से देखो कितना सटीक जुगाड़ लगा के हमने क्या किया, फार साइटेडनेस को करेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जब भी फार साइटेडनेस को करेक्ट करना होगा तो कौन सा लेंस यूज करेंगे आप, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। और नियर साइटेडनेस या मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते थे, कॉनकेव लेंस यूज करते थे, ठीक है। चलो, तो ये आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, करेक्शन काफी ईजी था।
कई बार इसको लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि आपको आसान भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होंगे तो चीज़ें काफ़ी सिंपल है, उनको आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो इसको रैप करके अगले डिफेक्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला जो डिफेक्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया है, चलिए तो इसको रफ कर लेते हैं। नोट कर लेना, एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए रफ कर लेते हैं। तो अगला जो अपना डिफेक्ट है वो क्या है, अगले डिफेक्ट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो अगला जो डिफेक्ट आता है उसका नाम क्या है, वो है प्रेसबायोपिया। अगला डिफेक्ट क्या है, प्रेसबायोपिया, ठीक है। अब प्रेसबायोपिया क्या होता है, तो देखो प्रेसबायोपिया एक्चुअल में ये किन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपके घर में दादा, चाचा, नाना, मामा, इस टाइप के जो लोग होते हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ओल्ड एज लोग जो होते हैं उनके अंदर एक्चुअल में ऐसा देखा जाता है। देखो जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी, वैसे वैसे मसल्स जो है वो थोड़ी वीक होती है। अभी जो मसल्स एकदम तगड़ी लग रही हैं, ये मसल्स क्या होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे मसल्स वीक होती हैं। और मसल्स मीन्स सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाएंगी। आँख के अंदर जो सिलियरी मसल्स जो लेंस को पकड़ के रखती हैं, लेंस को एकोमोडेशन पावर जो देती हैं, वो कमजोर हो जाएगा। अगर सिलियरी मसल कमजोर हो जाएगा तो लेंस हमारा जो है वो अपनी फोकस को एडजस्ट कर नहीं पाएगा, पावर एडजस्ट कर नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम होती है। हमारा हमको सही से ना तो पास की चीज़ दिखती है, ना तो सही से दूर की चीज़ दिखती है। मतलब आप बोल सकते हो कि आईज के अंदर दोनों डिफेक्ट एक साथ कूद पड़ेंगे। कौन कौन सा, एक मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, और दूसरा जो है आपका हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस। दोनों डिफेक्ट आपकी आंख में देखने को मिल सकते हैं जब आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तब, या जो एज वाले लोग हैं उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। ना तो ढंग से वो पास की चीज़ देख पाते हैं, ना तो ढंग से दूर की चीज़ देख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, अगर हमको ढंग से पास की चीज़ नहीं दिख रही है, देखो पास की चीज़ नहीं दिख रही, नियर की चीज़ नहीं दिख रही, मतलब कौन सा डिफेक्ट है इसमें, इसमें फार साइटेडनेस है। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा के सही करेंगे इसको। और अगर दूर की चीज़ नहीं दिख रही है, यानी पास की दिख रही थी, यहाँ नियर साइटेडनेस है, इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो हमको कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स लेंस लगाना है और कॉनकेव लेंस, दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों साइड में प्रॉब्लम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों लेंस एक साथ कंबाइन कर लेते हैं एक ही चश्मे के अंदर। तो यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जब भी पूछेगा आपसे कि प्रेसबायोपिया में क्या होता है, तो प्रेसबायोपिया वाले डिफेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों ही डिफेक्ट एक साथ आपकी आईज में दिखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसका करेक्शन क्या होगा, इसके करेक्शन के लिए हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि हम जो है वो बाई फोकल लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस, बाई फोकल लेंस। बाई फोकल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करेंगे और कॉनकेव लेंस भी यूज करेंगे। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लेंस हम एक साथ यूज करेंगे अपनी आईज के अंदर चश्मे में, ठीक है। ताकि हम, अब यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का एक फोकस मिलेगा मेरे को f1 और कॉनकेव लेंस का फोकस मिलेगा f2। अब दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो बाई फोकल लेंस बनाएंगे, और उस बाई फोकल लेंस से हम प्रेसबायोपिया को यानी इस डिफेक्ट को सही कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो कभी चश्मे में, अगर आपके घर में कोई बहुत दादा, नाना या इस टाइप के कोई लोग होंगे, तो उनके चश्मे में अगर आप देखेंगे चश्मा बनाए तो पहले मेरे को, तो इस तरह से चश्मा उनके पास होता है, ठीक है। ये देखिए चश्मा, देखिए जरा तो कितना खतरनाक लग रहा है ठीक है। तो ये इस तरह के चश्मे अगर आप देखेंगे तो आपके दादा वादा के पास ऐसे चश्मे होते होंगे, ठीक है। अब ये कोई चश्मा है, तो अब इस चश्मे में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ तक अगर आप ऐसे कभी नीचे गौर से देखेंगे, ऐसे नीचे वाला पोर्शन चश्मे में देखेंगे गौर से, थोड़ा इस चश्मे को और स्टाइलिश बना लेते हैं, ये चलो ठीक है, आप थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये हमने एक खतरनाक सा चश्मा बना लिया। तो इस चश्मे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, कभी अगर अपने पिताजी का या अपने दादाजी का चश्मा अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उसमें नीचे अगर आप देखेंगे ना, तो नीचे आपको थोड़ा अजीब सा दिखता है, क्योंकि ये नीचे वाला जो लेंस होता है, जो नीचे लगा रहता है, वो कॉन्वेक्स लेंस रहता है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो ऊपर लगा रहता है, ये कौन रहता है, ये कॉनकेव लेंस रहता है। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। हाँ जी, मतलब यहाँ पर एक ही चश्मे में दोनों लेंस है, बाई फोकल लेंस है ना। यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर वाला पोर्शन कॉनकेव लेंस होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉब्लम दोनों थी, ना तो आपको ढंग से पास की चीज़ दिख रही, ना तो ढंग से दूर की चीज़ दिख रही। और जब आपको पास की चीज़ देखनी होती है, तो उस केस में आपको पास की चीज़, अगर नियर की चीज़ अगर आपको क्लियरली नहीं विजिबल हो रही है, तो इसका मतलब फार साइटेडनेस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। तो अगर आपको फार मतलब नियर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना होगा।
तो देखो नीचे कॉन्वेक्स लेंस इसीलिए लगा है ताकि, क्योंकि आप जब पास की चीज़ देखते हो, जैसे देखो आप किसी चीज़ को पास में देखते हो, जैसे मान लो किताब पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो बुक ऐसे दूर तो रख के पढ़ोगे नहीं, हुआ 2 किलोमीटर दूर, आप बुक ऐसे पास में लेके पढ़ते हो, या फ़ोन चलाते हो जब, तो ऐसे जब आप फ़ोन चलाते हो अपना, तो फ़ोन पास में होता है, तो जब कोई चीज़ पास में होती है तो अपने आप आँख जो है वो नीचे रहती है। देखो दूर की चीज़ जब आप देखते हैं तो आइज़ आपकी ऐसे दूर होती है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको पास की चीज़ देखनी है तो आपकी आइज़ नीचे रहेंगी, तो नीचे आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, तभी आप पास की चीज़ देख पाओगे, फार साइटेडनेस को सही कर पाओगे। ऐसे ही जब दूर की चीज़ आपको देखनी होती है तो वहाँ पर आप कॉन्केव लेंस यूज़ करते हो, और कॉन्केव लेंस आप ऊपर लगाए हैं। देखो हमने ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि दूर की चीज़ देखने के लिए आपकी नज़रें ऊपर होती है, कि दूर की चीज़ ऐसे देखेंगे, अरे नहीं ये दूर है, दूर उधर है, तो दूर देखने के लिए आपकी आइज़ सामने रहेंगी, ऊपर रहेंगी ना। आपको नज़दीक की चीज़ जब देखनी होती है तब आंखें नीचे होती हैं, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस नीचे होता है चश्मे में, और दूर की चीज़ देखनी होती है तो ऑब्जेक्ट सामने होता है तो आपको ऊपर आंखें करना होता है, इसलिए ऊपर कॉन्केव लेंस होता है। तो दोनों लेंस एक साथ कंबाइन करके बाईफोकल लेंस लगा के आप प्रेसबायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा समझ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी आइज़ के अंदर के डिफेक्ट जो है वो खत्म होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आइज़ के अंदर के डिफेक्ट खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने जो है वो ह्यूमन आई के बारे में सीख लिया, और उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उनको भी हमने सीख लिया है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो कहाँ की तरफ बढ़ेगा, अब जो है हम बढ़ेंगे, देखो हमारे चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो हमने करीब करीब ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है इस चैप्टर में। अब हम बढ़ेंगे आगे, और इस पे हमको करने हैं क्वेश्चन। ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ये नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया, इन सब पे बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगली क्लास जो हमारी होगी उनमें हम क्या करेंगे, उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इन टॉपिक पे ऊपर इन पर बेस्ड क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन को देखो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये वीडियो कितना लंबा हुआ है। अगर ये वीडियो काफ़ी लेंथी नहीं होगा, अगर लंबा नहीं हुआ होगा तो हम टॉपिक को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। और अगर टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो अगला जो क्लास आएगा उसके अंदर हम ओरली पूरा टोटली क्वेश्चन करेंगे, प्योर क्वेश्चन वाली क्लास होगी, न्यूमेरिकल क्लास होगी, जिसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि समय कितना हुआ है, और उस अकॉर्डिंग, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा कर दूंगा तो वो भी बेकार हो जाएगा, इसलिए अगर देख लेते हैं, अगर 1 घंटे से कम का समय होगा, अगर आधे घंटे 45 मिनट इस बीच होगा तो हम लेक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार देखने तो मेरे को, तो ठीक है, अभी जो है वो आधे घंटे हुए हैं, अभी आधे घंटे और लेक्चर रिकॉर्ड हो सकता है, तो क्यों ना आधा घंटा और रिकॉर्ड कर लेते हैं। और देखो क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को एक बार क्या करना होता है, रिसर्च करना पड़ता है, पूरा पूरा मेरे को देखना पड़ेगा ऑनलाइन में, इधर उधर से पेपर कलेक्ट करूंगा मैं, अनसॉल्व से देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में उनको हम पूरा डिटेल में लेके आएंगे और कवर करेंगे। तो अभी काफ़ी समय अपने पास, क्योंकि लेक्चर अभी आधे घंटे का ही हुआ है, तो इसको और आधा घंटा खींचते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो अपना जो अगला टॉपिक होने वाला है वो क्या है, तो अपना अगला टॉपिक जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो प्रिज्म नाम आपने सुना होगा कि नहीं सुना, मेरे को नहीं पता, अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो नाम जरूर सुना होगा प्रिज्म का, नहीं सुना तो सुन लो, आज सुनोगे, आज समझोगे प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो प्रिज्म कैसा दिखता है, पहले उसको मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। देखो मैं एक बार 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल आखिर प्रिज्म होता कैसा है। तो देखो एक प्रिज्म को अगर आप देखेंगे कभी तो कुछ इस टाइप से एक प्रिज्म दिखता है, ठीक है। ये मैंने कोशिश करी एक अच्छा का प्रिज्म बना सकूँ, अच्छा सा, पता नहीं कितना अच्छा बना है, तुम खुद बताना सब लोग, ठीक है। तो ये एक प्रिज्म जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इसको जो है घर द्वार झोपड़ी में समझ जाना, ठीक है। टेंट जो कैंप देखे होंगे आपने, कैंप, हाँ, अगर आप कभी किसी जो है पहाड़ी इलाके में जाते हैं, कभी अगर आप टूर पे निकलते हैं, टूर करना चाहिए वैसे, तो अगर आप टूर करते हैं, कभी सफ़र करते हैं तो पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पर उतने ज़्यादा घर मकान होते नहीं हैं, तो वहाँ पर लोग ऐसे कैंप बनाते हैं। तो कैंप जैसे अगर आपने देखा होगा तो उसी टाइप का एक प्रिज्म होता है, ठीक है, उसी टाइप का होता है, पूरा ग्लास का, पूरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है प्रिज्म। तो कुछ इस टाइप का शेप होता है प्रिज्म का, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3D थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखो, ये इसको पीछे वाला सरफेस भी दिखा देते हैं कि पीछे कैसा दिख रहा होगा ये। तो कुछ इस टाइप से है ये, अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो ठीक है, चलिए। तो ये प्रिज्म जो है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है, इस टाइप का कुछ प्रिज्म होता है, ठीक है। अब प्रिज्म में आखिर अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए, डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, टेंशन ना लो,
क्या ही पूछेगा, इसकी क्या डेफिनेशन पूछेगा यार, ठीक है। प्रिज्म का जो काम है वो आपसे पूछा जाएगा, इसकी वर्किंग पूछी जाएगी, इसका फंक्शन पूछा जाएगा, इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। डेफिनेशन है ही नहीं इसकी, लेकिन हम कोशिश करते एक बार आपको बताने की कि प्रिज्म है क्या। तो देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। प्रिज्म क्या है, ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस मीन्स लाइट से ही इसका वर्किंग होता है, लाइट रहेगी तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। इमेज बना के देगा या जो भी करना है करेगा, ठीक। तो अब एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसके अंदर 5 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 5 फेसेस होते हैं, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जिसमें 5 फेस मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक फेस ये देखिए, ये दिख रहा है, एक इसके सामने उधर ये वाला फेस, ये जो ऐसे होगा उधर, एक फेस उधर, एक फेस इधर और एक फेस नीचे। तो एक नीचे, एक इधर, एक इधर, 3 फेस ऐसे हुआ, और एक फेस सामने ट्रायंगल वाला और एक जस्ट इसके पीछे ट्रायंगल वाला। तो 2 फेस आपको ट्रायंगल वाले दिखेंगे और 3 फेस आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के दिखेंगे। तो देखो ये एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा प्रिज्म है। प्रिज्म भी कई वैरायटी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 फेसेस होते हैं। इस 5 फेसेस में, ये जो 5 फेसेस है, इसमें से 3 फेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के होते हैं। और बाकी के जो 2 फेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है। मतलब 2 फेस ट्रायंगल जैसे होंगे, एक सामने वाला ट्रायंगल, एक पीछे वाला ट्रायंगल। 2 फेस ट्रायंगुलर होंगे, 3 फेस रेक्टेंगल या स्क्वायर होंगे। तो एक फेस रेक्टेंगल, ऐसे उधर दूसरा फेस, और ऐसे ही जो नीचे दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो नीचे दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, और उधर जो दिख रहा है तीसरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 2 ट्रायंगुलर फेसेस, कुल टोटल कितने? 5 फेसेस से बना हुआ एक ऐसा डिजाइन जिसके अंदर ये जो भी डिजाइन होगा ये ऐसे मटेरियल का बना हो जो कि होमोजीनियस हो। कंडीशन क्या है? होमोजीनियस मटेरियल हो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। कंडीशन क्या है? कि होमोजीनियस हो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो और 5 फेस से बना हो। तो ऐसे डिजाइन को, ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस को हमने नाम दिया है क्या? प्रिज्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। प्रिज्म बोलिए या प्रिज्म बोलिए, जो भी बोलिए आप बोलिए बस इसको, ठीक है। तो एक प्रिज्म कुछ इस टाइप का डिवाइस होता है। मेरे पास है भी प्रिज्म, लेकिन इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं तो आपको दिखा देता रियल में एकदम लाइव कि कैसा होता है प्रिज्म। मेरे पास रखा हुआ है, उसको थोड़ा खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जहाँ पर हमने सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, जहाँ पर हमने सारे फिजिक्स के अपैरेटस रखे हुए, वहाँ पर वो होगा ना, उसको खोजना पड़ेगा। तो रहने देते हैं, बाद में कभी दिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी हम प्रिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, तो कभी भी देख सकते हो उसको। अभी कोशिश करो समझने की कि प्रिज्म कुछ इस टाइप का दिखता है। बाकी मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगा, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो यहाँ पर इमेज जो है मैं प्रिज्म का लगा दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना कि प्रिज्म एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म का काम क्या है, मेरे को प्रिज्म क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो प्रिज्म का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। आपको पता भले ना हो, नहीं पता तो उसको हम पता कर लेंगे। अभी आज समझ जाएंगे कि प्रिज्म हमारे लाइफ में यूज़ कहाँ आता है और इसकी क्या वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मैं बार बार प्रिज्म को ऐसा नहीं बनाऊंगा, ऐसा 3D शेप का एक बार मैंने दिखा दिया आपको समझने के लिए कि प्रिज्म ऐसा होता है। बाकी अब जब हम प्रिज्म बनाएंगे तो हम नॉर्मल कैसे प्रिज्म बनाएंगे? अब ऐसा प्रिज्म बनाएंगे, बस ऐसा, ठीक है। ये ऐसे खत्म, ठीक है। तो कई लोग इसको समझ जाते रहे ये प्रिज्म कहाँ, ये तो ट्रायंगल है। मैथ के अंदर जो आप ट्रायंगल पढ़ते हैं ये तो वही ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल नहीं है, ये प्रिज्म है। ये जो सामने वाला पोर्शन है ये मैंने सिर्फ बनाया है, ठीक है। ये जो सामने वाला पोर्शन है, आप इसको ऐसे सामने से देख रहे हो। जब इसको सामने से देखोगे तो आपको एक ही फेस दिखेगा ट्रायंगल, दूसरा इसके पीछे होगा तो वो दिखेगा नहीं। ये वाला सरफेस आपको दिखेगा नहीं, ये वाला सरफेस आपको दिखेगा नहीं, और नीचे वाला सरफेस भी आपको दिखेगा नहीं। तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस आपको दिखाई नहीं देंगे, और ट्रायंगुलर फेस एक को दिखाई देगा, पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। तो ओवरऑल आपको केवल ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन है ये प्रिज्म। मैं बता रहा हूँ कि ये वही प्रिज्म है जो इधर है, बस इसको आप साइड से देख रहे थे ऐसे। अब इसको आप ऐसे फ्रंट से देखोगे तो आपको केवल ऐसा नज़ारा दिखेगा। तो अब हम जब प्रिज्म बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी, उनको समझना थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। नहीं तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। इसलिए ऐसा डायग्राम बुक के अंदर भी बना होता है, तो हम भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर प्रिज्म जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और प्रिज्म का आखिर एप्लीकेशन क्या है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रिज्म बनाऊंगा मैं। तो ये है हमारे पास प्रिज्म। अब देखो इसको अगेन ट्रायंगल मत समझ जाना, ये तो ट्रायंगल है सर जी, प्रिज्म किधर है?
तो ये प्रिज्म ही है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब प्रिज्म देखो जिस फेस पे रखा जाता है, 5 फेस होते हैं इसमें, तो जो फेस ग्राउंड को टच करता है, जो इसका सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिसको आप ग्राउंड पे रखेंगे जिस फेस को, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यानी प्रिज्म को जिस पे आपने रखा है ग्राउंड पे, जिस फेस से, वही फेस उसका क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। और इस बेस के जस्ट सामने यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ए, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। बेस के जस्ट सामने वाला, बेस के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब बेस हमारे पास 3 होते हैं, देखो, क्योंकि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फेसेस थे प्रिज्म के अंदर, अगर आपको याद हो तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। और जब भी प्रिज्म रखा जाता है ग्राउंड पर या कहीं पर भी स्टडी के लिए, तो रेक्टेंगुलर फेसेस पर ही रखा जाता है। तो क्योंकि 3 रेक्टेंगुलर फेसेस थे, तो हम प्रिज्म को 3 तरीके से रख सकते हैं। अब 3 तरीके से रखेंगे तो किसी एक टाइम पे एक ही फेस पे रखेंगे ना, तो इस टाइम पे इस फेस पे रखा, जिसके सामने वाला ये वाला एंगल प्रिज्म एंगल है। अगर आप इस वाले फेस को ऐसे उठा कर ऐसे प्रिज्म रखोगे, तो ये वाला फेस अगर नीचे आएगा, इसके सामने ये वाला एंगल आपका प्रिज्म एंगल हो जाएगा। अगर आप इस वाले फेस को ऐसे पलट के रखोगे इधर प्रिज्म को, तो ये वाला इस वाले फेस के सामने अगर इसको ऐसे पलट के रखोगे, ये वाला फेस नीचे आएगा, तो इसके जस्ट सामने ये वाला एंगल आपका कौन सा एंगल हो जाएगा? प्रिज्म एंगल हो जाएगा। मिला जुला के सब प्रिज्म एंगल है। आप अगर एक तरह से बोले तो जितने भी एंगल है सब के सब क्या है? प्रिज्म एंगल है। अक्सर यही लोग गलती करते हैं, उनको लगता है ये भी प्रिज्म एंगल है, ये भी। ऐसा नहीं है। मैंने बोला जो बेस होता है उसके जस्ट सामने जो एंगल होता है वो है हमारा प्रिज्म एंगल, ठीक है। वो बात अलग है कि हम जो प्रिज्म पढ़ेंगे वो कौन सा प्रिज्म पढ़ेंगे? इक्विलैटरल प्रिज्म पढ़ेंगे। कौन सा प्रिज्म पढ़ेंगे? इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म में क्या होता है? इक्विलैटरल प्रिज्म वो होता है जिसके अंदर जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं वहां पर वो जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे के सारे एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर सारे के सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल साइड इक्वल एंगल डिवाइड मारेंगे तो 180 होता है टोटल एंगल। 3 इक्वल में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में अगर ये प्रिज्म आपका इक्विलैटरल प्रिज्म हुआ तो यहाँ पर हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो चाहे इसको प्रिज्म एंगल बोलो, चाहे इसको बोलो, चाहे इसको, सब तो 60 ही आएगा। लेकिन ये गलत भी है। ये गलत इसलिए है क्योंकि 10th लेवल में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अभी प्रिज्म है वो इक्विलैटरल प्रिज्म है। लेकिन सारे प्रिज्म इक्विलैटरल प्रिज्म नहीं होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, ऐसे भी प्रिज्म है मार्केट के अंदर। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? ये देखो तो, ऐसे प्रिज्म। ये कैसा प्रिज्म है? ठीक है, तो इसको दिखाता हूं मैं आपको। ये इस टाइप के प्रिज्म, ये क्या हो गया? दोनों प्रिज्म एक ही मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म है आप देख रहे हो, ये प्रिज्म है कि सीढ़ी है, क्या है? ठीक है, ऐसे प्रिज्म भी होते हैं जिनके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, एक फेस ये है, ये वाला फेस इधर जो दिख रहा है आपको, दूसरा फेस ये है जो नीचे दिख रहा है, और तीसरा फेस ये जो स्लाइडिंग झूले जैसा लग रहा है। तो एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, और एक ट्रायंगल ये देखो, और एक ट्रायंगल पीछे देखो। तो यहाँ भी 5 फेसेस हैं, 2 ट्रायंगुलर हैं और बाकी के 3 रेक्टेंगुलर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल देखिए कौन सा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये वाले एंगल, अब इन दोनों का सम 90 आएगा। ये कुछ भी हो सकते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे ट्रायंगल यूज़ करते हैं जिसमें ये 45 और ये 45 होते हैं। तो उस केस में देखो, ये अगर प्रिज्म एंगल लोगे तो 90 डिग्री होगा, ये लोगे तो 45 होगा, ये लोगे तो 45 होगा। तो उस केस में प्रिज्म एंगल गड़बड़ हो सकता है। तो आपको याद रखना है, जिस फेस पे ट्रायंगल रखा उसको बेस बोलते हैं, सॉरी, जिस फेस पे प्रिज्म रखा होता है उसको बेस बोलते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होता है उसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। तो ये प्रिज्म हमारे सिलेबस में, लेकिन ऐसे प्रिज्म आपको क्लास 12th के अंदर देखने को मिलेंगे जिनको राइट एंगल प्रिज्म बोलते हैं। ये प्रिज्म कौन सा है? क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल प्रिज्म को हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो इक्विलैटरल प्रिज्म है, जहां पर सारे के सारे एंगल कितने होते हैं? सेम होते हैं, 60 डिग्री हम उनको लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रिज्म ऐसा दिखता है।
अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि आखिर इस पे जब लाइट पड़ती है तो क्या करता है लाइट के साथ। तो चलो यहाँ तक आप समझ गए होंगे चीज़ों को, काफ़ी चीज़ें सिंपल हैं, अगर आप इनको आराम से सुनेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। तो देख लो एक बार, कुछ नोट करने लायक है कर लो, वैसे क्या ही नोट करोगे, है तो कर लो, नहीं तो फिर रफ कर लूँगा, ठीक है। चलिए तो अब समझते हैं कि आखिर प्रिज्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसका क्या हालचाल होता है, क्या होता है लाइट के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराएंगे। कौन सी लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, ठीक है। हाँ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल सिंगल से तुम्हारे तुम लोग भी सिंगल हो गए भी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल और क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। तो सिंपल बोल सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर की लाइट, सिंगल कलर की लाइट मतलब एक पर्टिकुलर कलर की लाइट, किसी एक कलर की लाइट को हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक्चुअल में ऐसा होता है कि सिंगल कलर नहीं होता, एक्चुअल में सिंगल वेवलेंथ होता है, ठीक है। अगर इन डेप्थ बात करेंगे तो कलर कहाँ से आता है, वेवलेंथ से आता है। अलग अलग कलर अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं। लाइट में देखो वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, आपने पहले चैप्टर में पढ़ी है, लाइट की वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वेवलेंथ होती है। अब अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होते हैं। तो हम यहाँ सिंपली हमको ये बोलना चाहिए कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आएगी, उसको कलर के फॉर्म में आप बोल सकते हो, किसी एक कलर की लाइट, अलग वेवलेंथ मतलब अलग कलर, तो किसी एक वेवलेंथ या किसी एक कलर की लाइट जब प्रिज्म के ऊपर आती है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये जब गिरेगी प्रिज्म के ऊपर तो क्या होगा उसको समझेंगे हम, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म के ऊपर गिराते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या होगा उस लाइट के साथ। तो सबसे पहले बनाएंगे प्रिज्म, बना लिया, अब लेके आएंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, आ गई लाइट, ठीक है। चलिए ये जो लाइट आती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है यानी सिंगल वेवलेंथ यानी सिंगल कलर की लाइट है, तो इसका क्या होगा वो समझेंगे। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखो इस इंटरफेस पे लाइट आएगी, इधर बाहर प्रिज्म किसका बना होता है, प्रिज्म किसी होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है और ज्यादातर ये मटेरियल ग्लास होता है, क्योंकि ग्लास होमोजेनियस है और ट्रांसपेरेंट भी होता है ग्लास, ठीक है। अरे आपके फोन में भी ग्लास लगा है, देखिए आप कितने आराम से फोन चला रहे थे, आपको सब कुछ दिखाई देता है आर पार ग्लास के, ठीक है। तो ये ग्लास के ही प्रिज्म बनते हैं, मार्केट में ज्यादातर ग्लास के ही प्रिज्म होते हैं। तो ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का प्रिज्म है, तो इसके अंदर पूरा ग्लास है, मीडियम ग्लास, और बाहर मीडियम एयर है, एयर और ग्लास ये उसका इंटरफेस है, इधर एयर है इधर ग्लास है। जब भी इस तरह से मीडियम का इंटरफेस कहीं पर आता है तो लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट बेंड करती है। तो किधर बेंड करेगी उसके लिए मेरे को नॉर्मल चाहिए, तो मैं नॉर्मल बना लेता हूँ जल्दी से। तो ये सरफेस है, इस पर नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, ऐसे 90 डिग्री पर, तो यहाँ ऐसे 90 डिग्री पर एक लाइन खींचूंगा वही नॉर्मल होगा। तो जल्दी से नॉर्मल बना लेता हूँ। तो ये देखो 90 डिग्री पर एक लाइन खींचा और यही क्या होएगा, नॉर्मल। अब लाइट इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब लाइट को कैसे जाना था, अगर ये प्रिज्म यहाँ ना होता, ये प्रिज्म अगर यहाँ ना होता तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइट कैसे जाती है, सीधे निकल जाती है ऐसे, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो लाइट को मैंने बोल दिया कि जाओ लाइट अपनी ज़िंदगी जी लो, कम से कम तुम ही जी लो ठीक है। तो ये लाइट ऐसे जाती अगर ये प्रिज्म यहाँ ना होता तब। तो यहाँ तक तो जाने दो इसको, क्योंकि यहाँ तक तो प्रिज्म नहीं है, यहाँ के बाद मत जाने दो क्योंकि ये प्रिज्म है। अब किधर जाएगी, देखो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर से डेंसर लाइट जा रही तो नॉर्मल से अवे मूव करती है, आपको मालूम है। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, ठीक है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, अरे सॉरी गलत हो गया ठीक है, क्या बोला मैंने, लाइट रेयरर से डेंसर में जाती तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती, सॉरी 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 सॉरी, कमेंट मत कर देना कि गलत हो गया। लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाती तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, तो नॉर्मल इधर है तो लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो ये लाइट बेंड कर गई, देखो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ठीक है। अब जैसे लाइट यहाँ पहुँचेगी तो फिर देखो यहाँ पर ये ग्लास है, ये एयर है, फिर इंटरफेस, तो फिर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो फिर नॉर्मल बनाओ। तो यहाँ पर फिर एक नॉर्मल बना लेते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर अगला नॉर्मल बना लेता हूँ मैं जल्दी से, ये दूसरा नॉर्मल बन गया, ठीक है। चलो अब लाइट के अगर यहाँ पर देखो लाइट का मीडियम चेंज होगा तो लाइट अब इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब की बार अगर लाइट चेक करो तो यहाँ रेयरर से डेंसर में जा रही थी इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड करी, लेकिन अब की बार डेंसर से रेयरर में जा रही तो अब की बार नॉर्मल से अवे मूव करेगी। नॉर्मल से अवे मतलब ऐसे निकलना था इसको ऐसे, तो नॉर्मल से अवे मतलब ऐसे नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, तो लाइट कहीं इधर चली जाएगी, ठीक है। हाँ तो ये नॉर्मल नॉर्मल सब मिटा लेते हैं जल्दी से, हट, ये सब मिटा लिया, इसको भी मिटा दूँ, ओए
नहीं नहीं, ज़रूरत लगेगी इसकी थोड़ी सी, ठीक है, इसकी भी लगेगी। ये क्या कर दिया मैंने, मिटाना ही नहीं चाहिए था। चलो, तो यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ जो एंगल बनेगा उसको बोलूँगा आर, ठीक है। और ये जो लाइट बाहर निकल रही है, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ई। टेंशन ना लो, बताऊंगा ये क्या है, आर क्या है, ई सब बताएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो लाइट आई है उस लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो लाइट गई है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। इमर्ज होना मतलब निकलना, क्योंकि ये प्रिज्म से बाहर निकल रही इसलिए इसको इमरजेंट रे, इसको इंसिडेंट रे। और ये जो अंदर है इसको क्या बोलेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हुआ है तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल आई बना है इसको क्या बोलेंगे, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आई को, एंगल आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंगल आर को क्या बोलेंगे, जो अपना एंगल आर है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है अंदर, तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। इसी तरह से ई जो है वो नया दिख रहा है आपको, ई क्या है, व्हाट इज ई, तो ई है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, यानी निर्गत कोण हिंदी में बोलते हैं इसको। जो लाइट निकलते समय जो एंगल बनाएगी, इमर्ज होते समय जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हाँ जी, चलिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। चलिए, अब होगा क्या, ये जो लाइट इमर्ज करी है, ये जो इमर्ज हो रही है, मार्कर का कलर बदल लेते हैं, तो ये जो लाइट इमर्ज हो रही है, ये जो इमर्जेंट लाइट है, ये मार्कर तो कलर ही नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ये इमर्जेंट लाइट को अगर हम पीछे ट्रेस करेंगे, ऐसे पीछे, अगर इसको पीछे ट्रेस किया जाए ऐसे, तो आप क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस करिए जरा यहाँ ध्यान से, 2 मार्कर की जरूरत है मेरे को। अगर ये प्रिज्म ना होता यहाँ पर, सपोज करो ये प्रिज्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है जिसपे प्रिज्म रखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और यहाँ जो एंगल इसके सामने होता है उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, प्रिज्म एंगल, नहीं दिख रहा है, नीचे लिखता हूँ, प्रिज्म एंगल, ठीक। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिज्म ना होता तो लाइट कहाँ जाती, अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट सीधे जाती, ऐसे वहाँ जाती है। तो चलो कोशिश करता हूँ थोड़ा दिखाऊं। अगर ये प्रिज्म ना होता, सपोज करो प्रिज्म नहीं है, तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधे जाती। अब प्रिज्म है, क्योंकि मैं प्रिज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो प्रिज्म तो कैसे नहीं रहेगा, तो क्योंकि प्रिज्म है तो प्रिज्म के होने से ये लाइट जो कि ऐसे जानी थी, ये कहाँ गई है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो लाइट ये जा रही है, ये देखिए, ये पहले लाइट ऐसे आई थी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे निकल के जा रही। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट को जाना ऐसे था, जा यहाँ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइट में क्या हुआ, डेविएशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक भटकी है लाइट, इतना इसमें डेविएशन हुआ है। तो ये जो डेविएशन हुआ है इसको निकालने के लिए मैंने इसको पीछे खींचा और इस लाइट को आगे बढ़ाया, तो यहाँ एक एंगल बनता दिखेगा आपको, ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। क्या बोलते हैं, डेल। अरे डेल का लैपटॉप भी आता है ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलेंगे, डेल बोलेंगे, ठीक है, ये डेल। इसी डेल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट जितने एंगल से डेविएट करती है वही है उसका एंगल ऑफ डेविएशन। और ये सिंबल क्या है, डेल। सिंबल को क्या बोलेंगे, डेल बोलेंगे, ठीक है। डेल क्या है, किस लिए होता है, डेल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी लाइट का कितना एंगल से डेविएट करी है। तो कोई पूछता है अगर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वही क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, यानी आपने सीधा सीधा साफ सुथरा ये देखा है कि जब भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंस किया जाता है तो यहाँ पर वो लाइट को क्या करता है, कुछ एंगल से, डेल एंगल से डेविएट कर देता है। लाइट का रास्ता, लाइट का पाथ, लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता है एक प्रिज्म। अगर वो लाइट मोनोक्रोमेटिक है तब उसमें डेल यानी एंगल ऑफ डेविएशन डेल आता है, जब लाइट को प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं तब, ठीक है। अभी आप बोलोगे इसमें नया क्या है, काम तो लेंस भी करता था, लेंस भी लाइट को ऐसे मोड़ सकता था, उस पर लाइट लेंस पे जाती थी वो भी मोड़ देता था,
वहाँ भी लाइट डाइवर्ज कर जाती थी, कन्वर्ज कर जाती थी, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर कौन सा झंडा गाड़ दिया हमने, तो देखो अभी क्योंकि आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करा था तो ये पैटर्न आपको दिखा है। अगली बार हम क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज ना करके हम यहाँ पर जो है व्हाइट लाइट को यूज करेंगे। और जैसे ही व्हाइट लाइट को यूज करा गया प्रिज्म के ऊपर, इधर प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट भेजा गया, वैसे ही देखा जाता है कि इधर से जो इमर्जेंट रे होती है वो एक इमर्जेंट रे नहीं होगी अब, क्योंकि व्हाइट लाइट जैसे ही गुजारा जाता है तो प्रिज्म के अंदर से इधर 7 डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन्ड होते हैं हमको। ठीक वैसा ही पैटर्न जैसे एक रेनबो होता है, रेनबो में 7 कलर दिखाई देते हैं आपको, सेम वैसा ही पैटर्न आपको मिलेगा अगर आप एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराते हो तब। तो जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है वैसे ही प्रिज्म के अंदर से जो इमर्जेंट रे है, इधर 7 डिफरेंट कलर्स आपको इमर्जेंट होते हुए दिखाई देंगे, पूरा का पूरा रेनबो दिखाई देगा आपको। जी हाँ, वही रेनबो जो आपने स्काई में देखा है, वही रेनबो आपको एक प्रिज्म भी बना के दे सकता है, बशर्ते शर्त क्या है कि आपको प्रिज्म को व्हाइट लाइट देनी है और वो उसको 7 कलर्स में डिवाइड करके आपको दे देगा। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने करा था, वो न्यूटन ने करा था। न्यूटन ने ही सबसे पहली बार चेक करा था कि जैसे ही व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाता है वैसे ही 7 डिफरेंट कलर हमको ऑब्टेन्ड होते हैं। और न्यूटन ने इससे कंक्लूजन निकाला था कि जो व्हाइट लाइट है वो एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है। व्हाइट लाइट में एक्चुअल में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो तो हमारा अगला टॉपिक होगा, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर किसी व्हाइट लाइट को यूज़ करेंगे, व्हाइट लाइट सोर्स यूज़ करेंगे, और वहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से व्हाइट लाइट को यूज़ करने से यहाँ पर हमको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, पूरा का पूरा रेनबो मिलेगा। और वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी टफ होंगी, लेकिन मैं उनको टफ होने नहीं दूंगा। अगर आप स्नेल्स लॉ को मेरे से पढ़े हुए हो, अच्छे से आप समझ रहे हो स्नेल्स लॉ, तो आपको पूरा का पूरा फील आने वाला है कि किस तरह से यहाँ पर प्रिज्म जो है वो अलग अलग कलर्स को डिवाइड करेगा, व्हाइट लाइट को किस तरह से उसके कंपोनेंट कलर 7 कलर डिफरेंट कलर्स में डिवाइड करेगा, वो मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। 100% आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। वैसे अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी हमको क्वेश्चन भी करना है, इसके ऐसा करते हैं क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं, अभी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन बाकायदे करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, अगर हो सकेगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे, और नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अगले लेक्चर का आप वेट करते रहिएगा। अगला लेक्चर जब भी आएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर न्यूमेरिकल करते हैं, PYQs करते हैं, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टॉपिक अगला जो टॉपिक आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई आप करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है नज़दीक है आपके, तो रोज़ रोज़ पढ़ते रहना। आपको जितना भी पढ़ाया जाता है उसको नोट करिए, और नोट करके उसको रिवाइज करिए। ठीक है, रोज़ के रोज़ रिवाइज करिए। कोई भी चीज़ अगर आप रोज़ के रोज़ रिवाइज कर रहे हो ना, देखो आपको अभी नहीं मालूम चलेगा, अभी आपको लगेगा रोज़ पढ़ने से क्या ही होगा, पेपर के समय पढ़ेंगे ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ पढ़िए, जो जो पढ़ाया जाता है उतना नोट करिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा, जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे आप केवल पन्ना पलटेंगे, आपको चीज़ें सब याद रहेंगी कि आपने रोज़ रोज़ उनको देखा हुआ है। वो सारी चीज़ें फिर से आपके माइंड में रिकॉल करेंगी, आपको चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, तो कृपया करके पढ़िए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ो। ठीक है, मोटिवेशन लाओ, मोटिवेशन कम होता है तो मेरा वीडियो भी है मोटिवेशन का, उसको देख लो। अब फिर कुछ दिनों में मैं एक फिर मोटिवेशन वीडियो टॉपर स्ट्रैटेजी का अपलोड करने वाला हूँ, उसको भी देख लेना। चलो, थोड़ा सा प्रचार कर दिया मैंने अपने वीडियो का, तो चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।